बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और हम लोग पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस का अमल। स्टूडेंट्स, एक अप्रिसिएशन है आप लोगों के लिए और एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन में एक तालीम का रिश्ता जिसको बरकरार रखने के लिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके असातिज़ा आपके साथ हैं। आप लोग देखेंगे कि इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट ना सिर्फ आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छे रिज़ल्ट्स की सूरत में मिलेगा, बल्कि फ्यूचर में इंशाल्लाह जब हेल्थ केयर सेक्टर में आप लोगों का एडिशन होगा तो ये अमली तरबियत, ये प्रैक्टिकल चीज़ें, ये थ्योरेटिकल चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वो भी इंसानियत की फ़लाह के लिए, हेल्थ सेक्टर में खिदमात के लिए आप लोगों के बहुत काम आएंगी। आप लोग अपना अच्छे तरीके से रोल प्ले कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आज का टॉपिक का ग्लाइकोलाइसिस का आगाज़ करता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा अमल है जो कि इंतहाई माइक्रो लेवल पे होता है। जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आप लोगों को हैरत होगी कि हमारे जिस्म में इतने माइक्रो लेवल पर कितने साइंटिफिक प्रोसीजर, इतनी नफासत और सफाई के साथ और इतने साइंटिफिकली तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज तरीके से काम कर रहे हैं कि इंसान बाज़-औक़ात हैरत ज़दा रह जाता है कि अगर इतना माइक्रो लेवल पे इतना अच्छा काम हो रहा है बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस के और ऑटोमेटिक, तो जो मैक्रो लेवल यानी कि उससे एडवांस लेवल्स पे जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स काम कर रहे हैं तो उनकी एडवांसमेंट का क्या लेवल होगा। स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। लाइसिस एक टर्म है जिसको ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तोड़ फोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, हमने मोनोसेक्राइड्स पढ़े थे, हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, हम डाई पे भी गए थे, हम पॉलीसेक्राइड्स पे भी गए थे, हम ओलिगोसेक्राइड्स पे भी गए थे, और हमने ये देखा था कि कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में कितनी कितनी मिकदार में ये हमारे जो मटेरियल जो हम स्टडी कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और उसके केमिकल यूजेस क्या है, उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। अब हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे आते हैं और आप ज़रा इस साइंटिफिक सिस्टम को एक दफ़ा गौर से देखिएगा। आपको पहली नज़र में बहुत ही टेक्निकल लगेगा, लेकिन जब आप इसको दूसरी दफ़ा सुनेंगे, तीसरी दफ़ा सुनेंगे, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि ये एक इंतहाई सादा अमल है लेकिन बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस का नाम है। लाइसिस मैंने बताया ब्रेक डाउन को। ग्लाइकोमेन ग्लाइको ग्लूकोज के लिए होगा। ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन की सूरत में इंसान के जिस्म के अंदर। एक दफ़ा कार्बोहाइड्रेट्स का बॉडी के अंदर इनटेक हो गया और वो स्टोर हो गए, कंज्यूम हो गए, कुछ इस्तेमाल हो गए फौरी तौर पे और कुछ हमारे जिस्म में जब स्टोर हो गए, तो स्टोर होने के बाद उनकी यूटिलाइजेशन का जो अमल होगा या जो ग्लूकोज हमारे जिस्म में गया उसकी यूटिलाइजेशन का अमल होगा। तो दिस मीन यूटिलाइजेशन मीन ब्रेक डाउन। एक चीज़ हमने इनटेक की, बॉडी में ब्रेक डाउन हुई और एक फाइनल प्रोडक्ट बना। तो इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे वो हम डेफिनेशन जो कि स्क्रीन में हमारे सामने है वो है ग्लाइकोलाइसिस इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। जैसा मैंने जिक्र किया कि बहुत ही माइक्रो लेवल पे सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जो पैदा करती है एनर्जी। किससे? ग्लूकोज से, यानी ग्लूकोज को तोड़ती है। और जब ग्लूकोज को तोड़ना, दिस मीन के ग्लूकोज तो फर्दर किसी प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता, और ग्लूकोज इटसेल्फ बना हुआ है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो ग्लाइकोलाइसिस इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बाय स्प्लिटिंग इट इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरुवेट्स। हमने स्टार्ट किया ग्लूकोज से और एंड प्रोडक्ट क्या आया? पायरुवेट, एक केमिकल। ग्लूकोज टूटा, बहुत सारे बीच में रिएक्शन की सीरीज आई और रिजल्ट मिला पायरुवेट की सूरत में। ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमारा एक की
रिएक्शन है, एक की प्रोसेस है बॉडी का, रेस्पिरेशन का, सांस लेने का अमल, वो इसमें इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहला स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस का होता है, और ग्लाइकोलाइसिस हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्लूकोज का टूटना और 3 कार्बन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स का बनना, जिसको पायरुवेट कहते हैं। स्टार्टिंग प्रोडक्ट है आपका ग्लूकोज और एंडिंग प्रोडक्ट है आपका पायरुवेट। अब ये प्रोसेस रन कैसे करता है, बहुत मुख्तसर, इसमें 4 या 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। बजाय इसके कि इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाता, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इनको स्टेप वाइज, जो आपको याद रखने में, आपको अंडरस्टैंड करने में आसान होंगे, वो हम आपको अगले स्लाइड्स में दिखाते हैं। जी जनाब, पहला प्रोसेस है फॉस्फोरिलेशन का। फॉस्फोराइलेशन, ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड बाय एटीपी टू फॉर्म शुगर फास्फेट। पहला स्टेप एटीपी। एटीपी हमारी एनर्जी का, हमारी कैलोरी का यूनिट है। हम लोग जिक्र करते हैं कि हमें इतनी कैलोरीज चाहिए, हमने इतनी कैलोरीज कंज्यूम की है, हमने इतनी एनर्जी कंज्यूम की है, हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी का यूनिट हो गया कैलोरीज, और कैलोरीज की मेजरमेंट होती है एटीपी की सूरत में। एटीपी एक यूनिट है एनर्जी का। अगर इसको थोड़ा सा इसकी प्रोनाउंसिएशन पे देखा जाए या इस लफ्ज़ की कंपोजिशन पे देखा जाए तो मालूम ये होता है कि ये है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और इस पूरे रिएक्शन में आप देखेंगे कि ट्राईफॉस्फेट कहीं ब्रेक डाउन हो रहा है डाईफॉस्फेट में, और कहीं कंज्यूम या ऐड हो रहा है डाईफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट में। ये अमल चलता रहेगा। ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन हुई, एटीपी जिससे बना शुगर फास्फेट, पहला रिएक्शन, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया शुगर फास्फेट में। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि एक दफ़ा जब ये स्टार्ट हुआ तो ये वापस रिवर्स नहीं होगा। और इसमें एंजाइम जो इस पूरे प्रोसेस को हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में, उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। तो बच्चों, पहला स्टेप मुकम्मल। सिंपल सा स्टेप नीचे एक डायग्राम की सूरत में मौजूद है। ग्लूकोज का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, तो ट्राई से चेंज हो गया डाईफॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ? हेक्सोकाइनेज। पहला प्रोडक्ट, पहला स्टेप हमें बताता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ, पहला स्टेप एंड हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एटीपी चेंज हुआ एडीपी में। एंजाइम सपोर्टिंग जो था, जिसने कैटलाइज किया, रिएक्शन को आगे लेके चला, उसका नाम था हेक्सोकाइनेज। सो सिंपल। आपने अगर इसमें थ्योरी को ऐड करेंगे, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर इसको सिंपल वे में देखना चाहते हैं तो ये पहला स्टेप आप लोगों के लिए याद रखने में बहुत आसान है। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एटीपी चेंज हुई एडीपी में, और एंजाइम कौन सा था? हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, आइसोमराइजेशन का अमल। आइसोमराइजेशन मैंने आपको बताया कि जैसे किसी शख्स को आप शीशे में, मिरर में सामने खड़ा कर दे तो प्रोडक्ट वही होता है, लेकिन उसकी अपीयरेंस हमें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग सी महसूस होती है, थोड़ी सी चेंज सी महसूस होती है। हालांकि आपने ये देखा कि चीज़ वही होती है। एक इंसान को आप मिरर के सामने खड़ा करें तो बिल्कुल वही साइज़ होगा, वही शक्ल होगी, किसी किस्म की कोई चेंज नहीं होती, लेकिन अपेरेंटली हमें महसूस होता है, और एक्चुअली होता भी ऐसा ही है कि हमारा राइट हैंड होता है वो वहाँ का लेफ़्ट हो जाता है, वहाँ का लेफ़्ट जो होता है वो हमारा राइट हो जाता है। तो पोजीशन की चेंज हो जाती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही रहता है। तो हम इसको स्टडी करते हैं। ये भी पहला इरिवर्सिबल था, ये रिवर्सिबल है, रीअरेंजमेंट है,
chemical structure of carbonyl oxygen from C1 to C2 forming a ketose from the aldose। सिंपली इसको लेते हैं कीटोज आपके इल्म में है, हमने इसको डिटेल से पढ़ा हुआ है। एल्डोज एल्डिहाइड हमने पढ़ा हुआ है। सो आइसोमराइजेशन ऑफ 6 फॉस्फेट था हमारे पास, अब वो जन्म दे रहा है, पैदा कर रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। राइट, पहला स्टेप ग्लूकोज चेंज हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट सिंपली, और एंजाइम इसमें है फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये 2 स्टेप पहले आपको क्लियर होंगे। हम अगले स्टेप पे जाते हैं जिसको हमने नाम दिया फॉस्फोराइलेशन का। इसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉस्फोराइलेशन का केमिकल प्रोसेस होगा, एटीपी इन्वॉल्व होगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। या इसको ग्राफिकली मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए थ्योरी से थोड़ा सा हट के देखें तो बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने है कि सेकंड स्टेप में जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, अगले स्टेप में आपने देखा कि अगेन इसमें एटीपी कंज्यूम हो गई है, एटीपी इस्तेमाल हो गई है। हमें कैसे पता लगता है इस्तेमाल हो गई है कि ट्राईफॉस्फेट टूट गया और वो बना डाईफॉस्फेट में। अगर हम इसके उलट चले जाए तो एटीपी जहाँ कन्वर्ट हुई एडीपी में, इसके उलट में एडीपी डाईफॉस्फेट चेंज हो जाएगा ट्राईफॉस्फेट में। यानी कि उसमें कंस्ट्रक्शन का अमल है, इसमें डिस्ट्रक्शन का अमल है, टूट फूट का अमल है। सिंपली फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ अपने प्रोडक्ट में, तीसरे स्टेप में फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। आपने 3 स्टेप पढ़ लिए। स्टेप शुरू हुआ ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से, पहला स्टेप मुकम्मल हुआ, दूसरा स्टेप मुकम्मल हुआ, तीसरा स्टेप पे हम आए, हमने देखा कि इसको हमने फॉस्फोराइलेशन का नाम दिया। एटीपी कंज्यूम हुआ, एडीपी में चेंज हुआ, एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज कैटालाइज कर रहा है और 6 फॉस्फेट से ये बना 1,6 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट 1,6 बाई मीन 2। तो पहले 1 फॉस्फेट था, अब ये चेंज हो गया 2 फॉस्फेट में। राइट, अगला देखें जी ब्रेक डाउन का अमल। क्लीव्ड की जो टर्म यूज़ होती है वो ब्रेक डाउन के लिए यूज़ होती है। अगर लफ्ज़ की अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू है तो आप इसमें सबसे सादा लफ्ज़ ब्रेक डाउन का लफ्ज़, ये डिस्ट्रक्शन का लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपका इमेज, आपका नॉलेज बेहतर होगा। 6 कार्बन शुगर इज़ क्लीव्ड, टूटा कार्बन, 6 कार्बन वाला शुगर ब्रेक डाउन हुआ, जिसने 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ग्लाइसरल्डिहाइड को जन्म दिया, पैदा हुआ, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मुखफ़फ़ DHAP, और ऊपर वाला ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट GAP इसका मुखफ़फ़ है। ग्राफिकली हमारा साइकिल 3 का जो प्रोडक्ट था फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ब्रेक डाउन हुआ 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इस सारे सिस्टम को जो मोनिटाइज कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है जो एंजाइम, वो एल्डोलेज है, और हमारा दूसरा प्रोडक्ट है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आप लोगों को खूब अच्छे तरीके से मालूम है कि एल्डिहाइड ग्रुप किसे कहते हैं, CHO, और एक साइड हमने छोड़ दी, कार्बन की वैलेंसी 4 है, CHO
कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। एक साइड हमने इसकी हमने उसको आर का नाम दिया था, यानी कि उसमें हम कोई सा भी ग्रुप ऐड करेंगे और जो ग्रुप ऐड होगा तो उस प्रोडक्ट का नेम उसके केमिकल फार्मूले स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये भी आपके इल्म में है कि एसीटोन ऐसा ग्रुप जिसके दाएं भी जिसके बाएं भी जो ग्रुप है वो आर का नाम दिया गया। आर मीन वो कुछ भी हो सकता है, वो मिथाइल भी हो सकता है, वो हाइड्रोक्सी भी हो सकता है, वो मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, वो एच भी हो सकता है। शर्त यह है कि बीच में जो कार्बन है उसकी डबल बॉन्डिंग उसकी यूनिक होगी। कार्बन की डबल बॉन्डिंग यूनिक होने की वजह से उसको एसीटोन का नाम दिया और CHO और एक साइड हमने अटैच ग्रुप के लिए छोड़ दी तो ग्लाइसरल्डिहाइड का नाम दिया। ये हमने अपने कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर में पढ़ा। समरी विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, स्टेप 3 का प्रोडक्ट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, एल्डोलेज ने उसको टेक ओवर किया, कैटलाइज किया। ये एक एंजाइम है। हमारे पास दो चीज़ें सामने आती हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइट। अब दो चीज़ें आ गई हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगले स्टेप में हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन करें तो क्या बना, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है जी, ग्राफिकली भी यही शो हो रहा है कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यानी ये वाला, अब इसके साथ क्या मामला हुआ हमने ये देखना है कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना। अब जो पहली चीज़ है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसके साथ हुआ ये कि एंजाइम अटैच हुआ ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज और हमारे पास क्या बना, आया, अचीव किया, वो था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जैसे कि ये मेंशन है, इसी चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया कि अच्छा जब दो एरो मेंशन किए जाए तो दिस मीन कि इंटर कन्वर्टेबल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इज या कैन बी चेंजेबल टू ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड इन अ सेम मैनर, इसी तरह सेम तरीके से ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को भी वक्त के हिसाब से या अपने साइंटिफिक मैकेनिज़्म के हिसाब से चेंज किया जा सकता है या हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में। अब सिर्फ इसी स्टेप को एक अलग से स्टेप डिक्लेयर करते हुए आइसोमराइजेशन का अमल दिया, यानी एक से दूसरे में चेंज हो जाना, और किस एंजाइम की इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो आइसोमराइजेशन कहलाएगी। 6 स्टेप। अब हम जा रहे हैं फाइनल स्टेप्स की तरफ, क्लोजिंग की तरफ। हमने ग्लाइकोलाइसिस का अमल शुरू किया, हमने ग्लूकोज की तोड़ फोड़ देखनी शुरू कर दी, हमने स्टेप 1 देखा, स्टेप 2 देखा, उनके एंड प्रोडक्ट्स देखे, उनके एंजाइम्स देखे, और जहाँ पे एनर्जी ब्रेक डाउन हो रही थी वहाँ पे हमने देखा कि ATP एडिनोसिन ट्राई 3-फॉस्फेट वाला ब्रेक डाउन हो गया और वो बना एडिनोसिन डाईफॉस्फेट 2-फॉस्फेट वाला। एक जो था वो उसमें से वो निकल गया। दिस मीन के वो जो स्टेप था वो एनर्जी कंज्यूमिंग था, वो एनर्जी हासिल करता था जब भी वो एक ATP हमारा सिस्टम का इस्तेमाल कर गया। हमारा स्टेप 6 है जी, जब ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज किया जाए तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज, ये एंजाइम कैटलाइज करता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यानी इसको किस में चेंज कर रहा है, 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लाइसरेट एल्डिहाइड किस में चेंज हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड में। या आप ये देखें कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, अगर इसमें आर्थोफॉस्फेट नाम का केमिकल ऐड हो तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो है एसाइल फॉस्फेट प्रोडक्ट। स्टेप 6 का इख्तिताम हुआ किस पर, कि एल्डिहाइड
चेंज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जब ऐड होगा फॉस्फेट तो रिजल्ट आएगा APP, एसाइल फॉस्फेट प्रोडक्ट। हम कंक्लूड करते हैं रिजल्टेंट। एंड किया इस सारी चीज़ का 1 2 3 4 5 6 छोटे छोटे स्टेप्स देखे, माइक्रो लेवल के स्टेप्स देखे, आप भी हैरान होंगे कि कितना एक साइंटिफिक निज़ाम है जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे एक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत रन कर रहा है। वो कितना माइक्रो है, वो किस तरतीब के साथ चल रहा है। रिजल्टेंट एंड की तरफ आते हैं। एंडिंग क्या हो रही है? जब आपने पढ़ा कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये भी हमारा स्टेप 6 में, स्टेप 5 में मेंशन था कि एक प्रोडक्ट ये भी बना है। तो इसमें जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, जो एंजाइम इसको लेके आगे चल रहा है, वो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और रिजल्ट बना 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसिरेट। राइट, आपने यहाँ पर अपने ग्लाइकोलाइसिस का इख्तिताम करना है। ये है सबसे सिंपल साइकिल। बजाय इसके कि हम किसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में जाते, हम उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाते, तो मुमकिन है थोड़ा सा मेमोराइजेशन में या समझने में डिफ़िकल्टी होती। तो बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल वे से इसको 6 हिस्सों में, 6 स्टेप्स में हमने डिवाइड किया। जब आप इसको मेमोराइज़ करेंगे, आप लिखने बैठेंगे, तो आपने बगैर विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द थ्योरी, पहले स्टेप पे एक सादे पेपर पे, बल्कि जब आप इसको ड्रॉ करने बैठेंगे तो मुमकिन है कि यू विल बी कंज्यूमिंग ओनली हाफ ऑफ द पेपर। आधे पेपर में आपको ये सारा साइकिल मुकम्मल हो जाएगा। ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस की आप एक लाइन में डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि ग्लूकोज के टूटने के अमल को जिस्म में सेलुलर रेस्पिरेशन की मदद से जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, पायरुवेट्स बनते हैं, जो एंडिंग हमारे केमिकल्स हैं, तो इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और जब हम इसको स्टडी करेंगे तो आप स्टेप 1 में सिर्फ सिंबॉलिक सिंबल ड्रॉ करेंगे कि ग्लूकोज एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व। फर्स्ट स्टेप ये प्रोडक्ट, स्टेप 2 ये प्रोडक्ट था, स्टेप 1 का बाय प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, इस पे ये एंजाइम आया और ये हमारा बाय प्रोडक्ट बना, एंड प्रोडक्ट बना। स्टेप 3 यहाँ से शुरू हुआ, ये मामला उसके साथ, ये केमिकल रिएक्शन हुआ, एंड प्रोडक्ट। नंबर 4 सेम, स्टार्टिंग एंड प्रोडक्ट। 5 स्टार्टिंग एंड प्रोडक्ट। 6 स्टार्टिंग और एंड प्रोडक्ट, और दैट्स द क्लोजिंग। आपने फ़िलहाल इसको क्लोज कर देना है। जब इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, जब आपको इसकी मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, या जब आप इस पर एक अच्छी सी ग्रिप ले लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मज़ीद अगर कुछ सिंपल सी चीज़ों को एक अच्छी अटेम्प्ट करने के लिए ऐड करना पड़ा तो हम क्या करेंगे। फ़िलहाल मैं अपने लेक्चर को यहाँ पर क्लोज़ कर रहा हूँ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। हमारा रिजल्टेंट रिएक्शन हमने इसको देख लिया, एक 1 लाइनर इसका रिव्यू कर लेते हैं कि रिजल्टेंट रिएक्शन है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि कन्वर्ट हुआ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, और जिस एंजाइम ने इसको कैटालाइज किया वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है। और आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें ये भी तो देखना है कि हमने इस पूरे रिएक्शन में सिर्फ एनर्जी लूज़ की है या एनर्जी गेन भी की है। हमने एटीपी अपने ज़ाया या कंज्यूम किए हैं, या हमें कुछ एटीपी मिला भी है। हमने देखा कि साइंटिफिक एविडेंस, हमारे साइंटिस्ट की जो रिसर्च है, उनकी ऑब्जर्वेशन है, वो हमें ये बताती है कि जो पहला रिएक्शन था उसमें एनर्जी कंज्यूम हुई। आप एटीपी को एनर्जी कह लें, आप एटीपी को कैलोरी कह लें, आप इसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। पहले स्टेप में ये हुआ कि एक एटीपी कंज्यूम हुआ, दिस मीन माइनस हुआ, हासिल 0।
स्टेप 3 में अगेन एक एटीपी इस्तेमाल हुआ। हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सिर्फ कंज्यूम हुआ। अब देखिए स्टेप 7 में जब हम डाईफॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट की हम बात कर रहे थे, तो उसमें स्टेप 6 से आगे वाला भी एक स्टेप है। जब उसमें हम गौर करेंगे तो देखेंगे कि 2 एटीपी के मॉलिक्यूल हमने हासिल किए। पहले 2 स्टेप्स में हमने लॉस किया था। स्टेप 7 मज़ीद डिटेल्स में जब जाएंगे तो उसका पहले से मैं आपको बता दूं कि स्टेप 7 में हमने 2 एटीपी हासिल किए थे, और इसका आखिरी एक 10th जो है, जो इस पे ये क्लोजिंग है, फाइनल हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस का अमल मुकम्मल हो जाता है, जिसको अभी इस लेक्चर में मैंने एड्रेस नहीं किया कि पहले 6 स्टेप्स पे हमारी ग्रिपिंग बहुत अच्छी जब हो जाएगी तो ये आखिरी जो कंक्लूडिंग इसके स्टेप्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हासिल वसूल इसमें क्या हुआ कि हमें 2 एटीपी हासिल हो रहे हैं, लिहाजा ग्लाइकोलाइसिस का एक सिंपल अमल जो स्टेप 1 से शुरू होता है, स्टेप 6 तक हमने पढ़ा, लेकिन 3 स्टेप्स मज़ीद इन्वॉल्व है जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो एंड रिज़ल्ट नेट गेन ये हुआ कि 4 में से 2 गए तो हमें हासिल हुए 2, कंज्यूम भी हुए, ऐड भी हुए, कंक्लूडिंग एंड पॉइंट के हमारे पास 2 एटीपी इसमें हासिल हुए। तो ये एक ऐसा अमल है जिसमें हमें एनर्जी गेन होती है, हमें 2 एटीपी इसमें हासिल होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस का अमल हमने पढ़ा, हम एक मज़ीद साइंटिफिक डिटेल में गए और हमने इस तरह से 2 या 3 साइकिल्स मज़ीद पढ़ने हैं। कोशिश मेरी यही होगी कि जितना आसान और स्टेप वाइज मैं आपको बताऊं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आप लोगों को रिटन प्रैक्टिस करने में भी आसानी हो, और रिटन प्रैक्टिस इसकी कैसे करनी है, अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, वो एक शॉर्ट सी समरी मैंने आपको साथ साथ बताए रखी कि आपने प्रैक्टिस हेडिंग स्टेप 1 क्या हुआ, स्टेप 2 क्या हुआ, स्टेप 3 क्या हुआ, 4, 5, 6 तक क्या हुआ, मज़ीद डिटेल्स जब मैं आपको बताऊंगा तो 7, 8, 9, 10 और आखिर में आपने कंक्लूडिंग बताई कि हमारे पास हासिल इतने हुए, कंज्यूम इतने हुए, राइट, जैसे कि आखिरी स्टेप में है कि कंजप्शन और गेन, और एंड प्रोडक्ट हमारा 2। आपसे सिंपल एक क्वेश्चन कभी लाइफ में, एग्ज़ाम में, एग्जामिनर पेपर एमसीक्यूज़ की सूरत में, शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में करे, फिंगर पॉइंट्स पे आपको याद होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस के अमल में एटीपी गेन होते हैं या लूज़ होते हैं। आपका जवाब होगा कि जनाब मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, एटीपी हासिल भी होते हैं और इस्तेमाल भी होते हैं, कंज्यूम भी होते हैं, लेकिन इसके रिज़ल्ट में हमें 2 एटीपी हासिल हुए। लिहाजा हमारी इसमें जो अचीवमेंट है वो 2 एटीपी की सूरत में है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत आसान तरीके से जो समझाई जाने वाली एक अटैम्प्ट है आप लोगों को क्लियर होगी, और मैंने अपने रेफरेंसेस भी कोट किए हैं जहाँ से एक सादा तरीके से ये ड्रॉ करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। इसमें एक टेक्स्ट बुक भी शामिल है और एक जो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट जिन्होंने एमडी बायोकेमिस्ट्री की हुई है, एक उसकी प्रेजेंटेशन भी शामिल है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये इंशाल्लाह आपको क्लियर हुआ होगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्वेश्चंस नोट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे और इसी तरह से हम अच्छे तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करते हुए पेपर, एग्ज़ाम, टेस्ट अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, अपना नॉलेज वसी करेंगे और अगेन हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत अच्छा एडिशन वो आप लोगों की सूरत में आपकी मेहनत की वजह से होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।